हेलो व्यूवर्स। एडीसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। 1799 दरोगा के लिए लूसेंट का जो स्पेशल सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले टॉपिक सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, कदम वंश, इन सब वंशों को हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रकूट वंश और पढ़े थे। जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्ले लिस्ट में जाएं और मेरे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। चलिए तो हम लोग टॉपिक पे चल बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। उसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश को। किसको पढ़ेंगे? पाल वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाल वंश को। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। वहीं बिहार का मुंगेर जिला, वहीं मुंगेर थी। इस पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के, विशेषकर महायान परंपरा या महायान शाखा से संबंधित थे। इस परंपरा को मानने वाले थे। तो हम लोग को पहला क्या, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। 750 ईस्वी में इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। और पाल वंश के जो शासक थे, कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे आते हैं। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। गोपाल किसकी स्थापना करता है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करता है? गोपाल करता है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, भागलपुर जिला बिहार का जिला पड़ता है। तो वही कह रहा है कि विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, जो भागलपुर में है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष पूछता है किन के बीच हुआ था, तो आप लोग को याद होना चाहिए। ये जो हुआ था पाल वंश के बीच में, गुज्जर प्रतिहार वंश के बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ? तब पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, जिसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल शामिल हुआ था। वही धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है 11वीं सदी के गुजराती कवि सुरठल ने धर्मपाल को उत्तरापर्त स्वामी की उपाधि धारण की या संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या, 11वीं सदी के गुजराती जो कवि थे, क्या नाम था उनका? सुरठल। ये क्या करते हैं? धर्मपाल को उत्तरापर्त का स्वामी संबोधित करते हैं। और सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन करवाता है? ये भी करवाता है धर्मपाल करवाता है। कौन करवाता है? धर्मपाल। चलिए दोस्तों आगे आते हैं।
उदंतपुरी बिहार के प्रमुख बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अगर ये पूछेगा कि उदंतपुरी बिहार के प्रमुख बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये देवपाल करवाया था। कौन? देवपाल करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक कौन? जावा इंडोनेशिया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव क्या कर दिए थे? दान दे दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। जावा के शासक थे कौन? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, इनका नाम था जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। इन्हीं के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव क्या कर दिया था? दान पे दे दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा बालदेव पुत्र के बारे में, बालपुत्र देव के बारे में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कोरा की गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किसके समय में हुआ? तो पाल शासकों के समय में हुआ। किसके शासकों के समय में? तो पाल शासकों के समय में हुआ। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और आगे पढ़ते हैं कौन सा वंश? सेन वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने 11वीं शताब्दी के अंत में राड में की थी। तो याद रखना है दोस्तों कि सेन वंश की स्थापना कौन करता है? तो सामंत सेन। कभी? 11वीं शताब्दी के अंत में। कहाँ पे? तो राड में। और इसकी राजधानी कहाँ रहती है? तो इसकी राजधानी नदिया लखनऊ थी। याद रखना है दोस्तों कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया थी, लखनऊ थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं फिर। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। तो याद रखना ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा सेन वंश से संबंधित थे? अगर ऑप्शन में विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन है तो समझ लीजिए सेन वंश से संबंधित है। लास्ट में इसे भी सेन सेन लगा हुआ है तो सेन वंश से संबंधित थे। और सेन वंश का स्थापना किसने किया था? तो सामंत सेन ने किया था 11वीं शताब्दी में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया थी, यानी लखनऊ थी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। अगर बोलेगा सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। तो याद रखना है दोस्तों विजय सेन कौन धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे का सेशन, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आगे क्या कह रहा है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये लिखा था बल्लाल सेन। कौन लिखा था? बल्लाल सेन। तो आप लोग दोस्तों याद रखना है इस चीज को, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना कौन सा सेन शासक किया था? तो बल्लाल सेन किया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? पूर्ण रूप दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बल्लाल सेन। याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सेन की राज्य समय में गीत गोविंद के लेखक जयसेन। दोस्तों याद रखिएगा इसको, बहुत पूछता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयसेन, जयदेव। तो वहीं जयदेव के बारे में पूछ रहा है कि किसके दरबार में थे, तो ये भी याद रखना है कि लक्ष्मण सेन के राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण 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 सरसव के लेखक हलायुद्ध रहते थे। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं। कह रहा कि लक्ष्मण सेन के राजसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। ये बार बार दरोगा भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है दोस्तों।
तो एकदम दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और बीपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, याद रखना है दोस्तों, पवन दूत के लेखक कौन थे? धोई। एवं ब्राह्मण शौर सौ के लेखक कौन थे? तो हल्ला हल्ला युद्ध रहते थे किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के राजसभा में रहते थे। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि पवन दूत किसने लिखा है? तो धोई ने लिखा है। और ब्राह्मण शौर सौ किसने लिखा है? तो हलायुद्ध ने लिखा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री था। अगर पूछ देगा कि लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री कौन था, तो कौन था? हलायुद्ध था। कौन था? हलायुद्ध था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुम्नेश्वर, याद रखना है, प्रधुम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि विजय सेन ने, कौन? विजय सेन, देवपाड़ा में, कहाँ पे? देवपाड़ा में प्रधुम्नेश्वर मंदिर, याद रखना है। अगर प्रधुम्नेश्वर मंदिर पूछेगा तो देवपाड़ा में विजय सेन ने इसका स्थापना करवाया था। कौन सा भगवान का है? तो शिव भगवान का है। कौन सा? शिव भगवान का ये मंदिर है। दोस्तों याद रखना है कि विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुम्नेश्वर मंदिर का यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, कि कौन सा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो याद रखना है दोस्तों, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था। कौन? सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में क्या किया? उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो याद रखना है क्वेश्चन, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और कश्मीर के राजवंश को पढ़ते हैं। किसके? कश्मीर के राजवंश को। कश्मीर में कौन कौन राजवंश है उसको पढ़ते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम से इस प्रकार है, जैसे कारकोट वंश, कारकोट वंश थे, उत्पल वंश थे और लोहार वंश थे। अब चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि कश्मीर के राजवंश थे कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश कश्मीर पे शासन किया था, और ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से कोई, तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कह 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की। ह्वेंगसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। वही चीनी यात्री ह्वेंगसांग। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीका से। 627 ईस्वी याद रखिएगा। कौन? दुर्लभ वर्धन, याद रखना है दोस्तों। दुर्लभ वर्धन कारकोट, कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करता है, जिसको हिंदू वंश के नाम से भी जाना जाता है। कारकोट वंश के और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदू हिंदू वंश। पहले तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि किस वंश को हिंदू वंश के नाम से जाना जाता है। तो कारकोट वंश को हिंदू वंश के नाम से जाना जाता है। और इसका स्थापना किसने करता है? तो दुर्लभ वर्धन करता है 627 ईस्वी में। और इसी के समय में ह्वेंगसांग, चीनी यात्री ह्वेंगसांग इसके शासन काल में कश्मीर की क्या करता है? यात्रा करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कश्मीर का शासक था जिसके समय में ह्वेंगसांग कश्मीर की यात्रा करता है। तो नाम उसका याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन के समय में ह्वेंगसांग कश्मीर की यात्रा करता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड हुआ। याद रखिएगा लोग, इसका नाम क्या था? कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड हुआ। कौन हुआ? ललितादित्य मुक्तापिंड। तो इसका नाम याद रखना है दोस्तों।
क्योंकि आगे इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण देखिए, कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर का निर्माण यही करवाया था कौन? ललितादित्य मुक्तापीठ करवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ करवाया था। ठीक है, मुक्तापीठ, ठीक है, मुक्तापीठ। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा कि कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। उसके बाद कौन सा हुआ? उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। कौन था? अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने करवाया था। उसी के नाम पे उसका वहां पे नगर का स्थापना करवाया। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन सा वंश आया? तो कौन सा? उत्पल वंश आया। और ये क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अवंती वर्मन था। और ये अपने नाम पर एक नगर की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं फिर। कह रहा है कि अवंती वर्मन ने अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। कह रहा है कि अवंती वर्मन के अभियंता, उसके जो अवंती वर्मन के जो अभियंता था, कौन नाम था उसका? सुये सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। तो याद रखना है कि जिद्दा, जो जिद्दा थी, रानी जिद्दा, ये उत्पल वंश से संबंधित थी। ये महत्वाकांक्षी शासिका 980 ईस्वी में। ठीक है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ, जो हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो वही कह रहा है कि उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो लोहार वंश की स्थापना होता है। अब इसको समझते हैं। तो लोहार वंश का स्थापना संग्राम संग्राम राज था। कौन था? इसकी स्थापना संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने की सहायता की। प्रशासन को सुधारने में क्या किया? सहायता किया। तो दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। ये नाम एकदम याद होना चाहिए कि लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। जो संग्राम राज के बाद अनंत राजा भी हुआ। अनंत राजा भी हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती, जो लोहार वंश से संबंधित थी, ये प्रशासन को सुधारने में क्या करती है? मदद करती है। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। जो लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान था, वह कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन जो था हर्ष का आश्रित कवि था। ठीक है दोस्तों, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। चलिए आगे आते हैं कि जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक हुआ। तो ये भी दोस्तों याद पूछ देता है कि लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। याद रखना है, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतंगनी का विवरण समाप्त हो गया। कलहन की जो राजतंगनी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 55 तक शासन किया। और जय सिंह के शासन के बाद ही साथ ही कलहन की राजतंगनी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। तो याद रखना है, कलहन जो हर्ष का आश्रित कवि था, उसका राजतंगनी पुस्तक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। और आगे में क्या है? कामरूप का वर्मन वंश। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है टॉपिक? कामरूप का वर्मन वंश। कहा गया 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग समझते हैं फिर से एक बार।
कह रहा है क्या, चौथी शताब्दी, ये याद रखना है, चौथी शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। कहाँ पे हुआ, कामरूप में, ठीक है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था, पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी कहाँ थी, प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी, और कालांतर में जाकर, बाद में जाकर कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो कामरूप वंश को वर्मन वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चौथी शताब्दी में जो कामरूप था, जिसको वर्मन वंश का, क्योंकि वो कामरूप जगह पर ही इसका उदय हुआ था, इसीलिए वर्मन वंश का उदय कहाँ, कामरूप जगह पर, इसीलिए इसका संस्थापक कौन था, पुष्पवर्मन था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति 27वां चैप्टर है। चलिए इसको भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक यानी सीरीज 2 में हम लोग प्रवेश करेंगे, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के हम लोग अंतिम जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को, उसको पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। चलिए हम लोग राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कौन कौन सा वंश पढ़ेंगे। तो पहला वंश है गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, इसमें तोमर वंश पढ़ेंगे, गहलवाड़ वंश या राठौर वंश पढ़ेंगे, चामान या चौहान वंश को पढ़ेंगे, परमार वंश को पढ़ेंगे, चंदेन वंश को पढ़ेंगे। ये सब वंश को पढ़ते हुए राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति को ख़त्म करेंगे, और एंशिएंट को भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। कौन, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो सबसे पहला चीज तो याद रखना है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था, नागभट्ट प्रथम, मालवा का यह शासक था। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन, नागभट्ट प्रथम। सबसे दोस्तों, सबसे पहले दरोगा और या बीएसएससी सबके एग्जाम में पहले संस्थापक बहुत पूछता है, तो इसके लिए याद रखना है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्टम प्रथम था। नागभट्टम द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। याद रखना है कि नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो याद रखना है दोस्तों, प्रतिहार वंश का संबंधित थे मिहिर भोज। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। कहाँ बनाई, कन्नौज बनाई। यह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था। दोस्तों याद रखना है किसके सम्मान में, तो ये विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ कौन, मिहिर भोज, और विष्णु के सम्मान में इसने क्या किया था, आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था, और ये अपनी राजधानी कहाँ लाया था, कन्नौज लाया था। कहाँ, कन्नौज। और उपाधि क्या लिया था, आदि वराह के। क्यों, क्योंकि ये विष्णु भक्त था, और विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया, तो मिहिर भोज। कौन, मिहिर भोज। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। कह रहा है क्या, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल हुआ। दोस्तों याद रखना है कि प्रतिहार का अंतिम शासक कौन हुआ, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक तो यशपाल हुआ। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 1036 ईस्वी तक ये खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस वंश का अंतिम शासक यानी प्रतिहार वंश का अंतिम, गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, यशपाल हुआ।
प्रतिहारों की राजधानी क्रमशः भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज रही। तो दोस्तों इसका सीक्वेंस में याद रखना है कि भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज भी रही किसका, प्रतिहारों की राजधानी। ठीक है दोस्तों, अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है, तो इसे याद रखना है कि सुलेमान किसके समय में, तो ये था प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। कौन, अरब यात्री सुलेमान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं और अगले वंश पे आते हैं। और अगला वंश कौन सा वंश है, तो अगला वंश है तोमर वंश। कौन सा वंश, तोमर वंश। हम लोग चलिए तोमर वंश को पढ़ते हैं। तोमर वंश 8वीं से 12वीं, कब, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शासन किया। तो याद रखना है दोस्तों, इसका एरिया याद रखना है। तोमर वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली, कौन कौन जगह, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में क्या किया, शासन किया। याद रखना है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इनका शासनकाल था। ठीक है, राजा अनंगपाल, याद रखना है अनंगपाल तोमर प्रथम, अनंगपाल तोमर प्रथम को तोमर वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक माना जाता है। दिल्ली का प्रथम शासक किसको माना जाता है, तो तोमर वंश के संस्थापक जो था कौन, अनंगपाल, उसको माना जाता है। तो दोस्तों ये इसका नाम याद रखना है, राजा अनंगपाल को तोमर वंश का संस्थापक भी और दिल्ली का प्रथम शासक भी माना जाता है। अनंगपाल तोमर प्रथम ने दिल्ली यानी प्राचीन नाम दिहलिका की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम एकदम याद रखिएगा लोग, कि अनंगपाल तोमर प्रथम दिल्ली यानी प्राचीन नाम इसका क्या है, दिहलिका। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका प्राचीन नाम याद रखना है दोस्तों, दिहलिका की स्थापना किया। ठीक है, अंगनपाल तोमर प्रथम ने दिल्ली यानी प्राचीन नाम दिहलिका की स्थापना करता है। कौन, अंगनपाल तोमर, वहीं जो क्या करता है, तोमर वंश का स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, अंगन पाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को सुदृढ़ किया और लाल कोट का निर्माण किया। लाल कोट का निर्माण कौन करता है, तो ये अंगलपाल तोमर द्वितीय करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 12वीं शताब्दी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब अगला राजवंश को पढ़ते हैं, गहलवाड़ या राठौर राजवंश। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। गहलवाड़ या राठौर राजवंश को पढ़ते हैं। कह रहा है कि गहलवाड़ वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था, चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राठौर राजवंश या गहलवाड़ वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रदेव किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी थी। दोस्तों एकदम याद रखना है, इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। चलिए आगे आते हैं। कह रहा कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, कौन, गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसे कृत्य कल्प तरु, याद रखना है इसका नाम याद दोस्तों, कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। कौन, लक्ष्मीधर। तो चलिए इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक शक्तिशाली इस वंश का राजा कौन हुआ, तो गोविंद चंद्र था। और इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर किसका मंत्री था, गोविंद चंद्र का मंत्री था। और यह प्रकांड पंडित था, और इसने ही कृतकल्प तरु लिखा नामक ग्रंथ लिखा। कौन लिखा, लक्ष्मीधर लिखा था। तो दोस्तों याद रखना है कि कृतकल्प तरु किसने लिखा है, तो लक्ष्मीधर लिखा है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन बिहार बनवाई थी। तो दोस्तों याद रखना है कि गोविंद चंद्र की एक रानी थी, क्या नाम था उसका, कुमार देवी। वहीं सारनाथ में धर्मचक्र जीन बिहार बनवाई। तो सारनाथ में धर्मचक्र जीन बिहार किसने बनवाया था, तो गोविंद चंद्र की एक महारानी थी, कुमार देवी, वहीं बनवाई थी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से
जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। याद रखना है दोस्तों, कह रहा है क्या कि जो पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर यानी शादी जब हो रहा था वहां से जयचंद की पुत्री सनि जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है दोस्तों। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मार डाला। तो याद रखना है दोस्तों कि राठौर या गहलवाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था जयचंद। और जयचंद को किसने मार दिया? मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदवार के युद्ध में मार डाला। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और जयचंद मारा गया था। और इसका अंतिम शासक किसका? गालवाड़ा वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही जयचंद था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं और अगले वंश को पढ़ते हैं। अगला वंश कौन सा वंश है? तो ये चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश को हम लोग पढ़ते हैं, चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसकी राजधानी बनाया। बाद में कौन आता है? तो अजय राज द्वितीय आता है और अजमेर नगर की स्थापना भी करता है और उसकी राजधानी भी बनाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये चौहान वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। या चहमान वंश का तो वासुदेव। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अहिर क्षेत्र थी। कहाँ थी? अहिर क्षेत्र। बाद में इसकी राजधानी कहाँ? अजमेर भी चली गई। कौन लाया था? अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसकी राजधानी भी बनाया। उसी को अजमेर को राजधानी भी बना दिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नामक नाटक की रचना की। तो ये दोस्तों याद रखना है कि इसके सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र कौन था? इसका नाम याद रखना है विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। याद रखना है इसका नाम विग विग्रह विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज़ों को। सोमदेव विग्रहराज फोर के राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसने? तो ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था तो सोमदेव लिखा था। और किसके ये राजकवि थे? तो विग्रहराज फुर के राजकवि थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना है इसको भी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। बाद में क्या करता है? इसको विद्यालय की जगह पे 2.5 दिन का झोपड़े मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बना दिया जाता है। जब हम लोग अ, गुलाम वंश पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तभी सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर भी। तो सबसे पहले याद रखिएगा लोग, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर द्वारा ये निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। बाद में वो मस्जिद का निर्माण हो जाता है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जो चंद्रवदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो बोलेगा कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है। और चंद्रवदाई याद रखना है, चंद्रवदाई पृथ्वीराज तृतीय राजकवि था। वहीं और ही पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रवदाई लिखा है, जो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। रम रणथंभौर रणथंभौर सॉरी
थंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज तृतीय, या पूछता है जैन मंदिर का रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। इसी में त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने और विजय हुआ था, गौरी हार गया था। देखिए, दो गो त्राइन का युद्ध हुआ था, एगो त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। और वहीं जब त्राइन के द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, 1 साल बाद, जिसमें गौरी क्या होता है, विजयी रहता है और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। तो त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बहुत पूछता है दोस्तों, इसको एकदम याद रखना है। दरोगा में पिछली बार पूछा गया था और इस बार भी संभावना है कि पूछा जा सकता है इससे, तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले वंश को पढ़ते हैं, परमार वंश को। किसको? हम लोग परमार वंश को पढ़ते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। उन्होंने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। भोज ने चिकित्सा, गणित, वहीं राजा भोजपाल, तो भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण व अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। कौन? उपेंद्र राज। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो उपेंद्र राज थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। कहाँ थी? धारा नगरी। प्राचीन राजधानी इसकी थी उज्जैन। और परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज हुआ। कौन हुआ? राजा भोज हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा भोज किस वंश से संबंधित है, तो परमार वंश से संबंधित है। इन्होंने भोपाल के दक्षिण दक्षिण में भोजपुर, यही भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था भोजपुर नामक झील। ये अपने नाम पर रखवा लिए थे। ठीक है दोस्तों। भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण और अनेक गणित के क्या थे, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या, नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंड थे। चलिए दोस्तों, ये याद रखना, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र के लेखक थे श्रीहर्ष व प्रबंध प्रबंध चिंतामणि। कौन? प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे मेरुटुंड। मेरुटुंग याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो मेरुटुंग है। और पूछेगा कि नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है, तो श्रीहर्ष है। कौन है? श्रीहर्ष है। आगे आते हैं। नौ सहसा डक चरित्र याद रखना है दोस्तों। नौ सहसा डक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त। दशरूप याद रखना, दशरूपक कौन थे? दशरूपक के रचयिता धनंजय और धनिक। चलिए दोस्तों, इसको फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि नौ सहसा डक चरित्र के रचयिता कौन है, तो सबसे पहले याद रखना है, नौ सहसा डक चरित्र के रचयिता कौन है, तो पद्मगुप्त। कौन है? पद्मगुप्त। और 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। धनिक, हालायुध एवं अमृत गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। तो सबसे पहले याद रखना है कि नौ सहसा डकचरित के रचयिता कौन है, तो पद्मगुप्त है। और 10 रूपक के रचयिता कौन है, तो धनंजय है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा धनिक, हालायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। चलिए आगे आते हैं। कविराज की उपाधि से विभूतित शासक था राजा भोज। ये भी क्या किया था, अपने आप को
कविराज की उपाधि दिया था राजा भोज। ठीक है, आगे आते हैं। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अपनी राजधानी में, ठीक है, ये अपनी राजधानी जो इसका था उसमें क्या किया था, किसका निर्माण कर, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है, कहाँ था अपना राजधानी लेकर आया था, तो ये अ, उज्जैन, सॉरी धारा नगरी, इस पे अपना क्या किया था, ये अपना मंदिर बनवा, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय था। सरस्वती मंदिर था, इसके परिसर में यानी बीच में क्या था, संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। याद रखना, जो इसकी राजधानी थी धारा नगरी दोस्तों, ठीक है, वो इसके विद्या और विद्वानों के प्रमुख केंद्र था। इस इसने चित्तौड़ इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है, तो चित्तौड़ में है। त्रिभुवन मंदिर कहाँ है, त्रिभुवन नारायण मंदिर तो चित्तौड़ में। और किसने बनवाया था, तो राजा भोज बनवाया था। कौन, राजा भोज बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने किया था। भोजनगर की स्थापना राजा भोज, ऊपर ही पढ़ चुके हैं लोग। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का, और अंत में अनंत 1297 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन, नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद शाहमान वंश, और अंत में 1297 में, कितना में, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति तथा नुसरत खां और उलुग खान ने क्या किया, मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला वंश जो है चंदेल वंश को पढ़ते हैं। कौन सा, चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक जैजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 1831 में किया था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा उसका पुराना नाम था, और राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। चलिए दोस्तों, इसको फिर से समझते हैं कि चंदेल वंश प्रतिहार राजवंश के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर, देखिए याद रखना है कौन, बुंदेलखंड के भूमि पर चंदेल वंश स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास, देखिए कौन सा जगह पे, बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जैजाक भुक्ति, ये याद रखना है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जैजाक भुक्ति है। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो ननुक था। 1831 में किया था। कब किया था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ननुक था। 1831 में किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। कालिंजर को महोबा भी के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई, कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर दी गई। राजा धंग ने, कौन किया था, राजा धंग ने इसकी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर दिया था, मगर लेकर चला गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के मंदिर में स्थानांतरण किया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर उसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। चलिए आगे आते हैं, एक नोट है, इस नोट को पढ़ते हैं। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। यह अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित
गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी अपनी अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और पर दक्षिणा पर्त की बाहरी एवं भीतरी दीवारों की प्रतिमाओं सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कौमुदी आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालों में विष्णु की और एक सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी की केंद्रीय प्रतिमा की पहचान पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है बस कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये चंदेल शासक जो थे यशोवर्मन 1954 में किया था। ठीक है, ये याद रखना है। ये पंचायतन किस्म की है। इसमें अर्धमंडप है, एक मंडप है, महामंडप है और क्या है, विमान सहित गर्भगृह है। ठीक है, देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, आकृतियाँ बनी हुई है, ये सब चीज़ें हैं। जिसने क्या तीनों देवालय पर विष्णु की और एक सूर्य की प्रतिमा भी बनी है। तो बस इतना याद रखना है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धन्यदेव द्वारा 999 यानी 999 ईस्वी में किया गया। धन्य ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो चलिए दोस्तों, ये भी याद रखना है कि जो धंग ने कौन कौन, जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, इसके अलावा कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी कौन करवाया था? धन्यदेव 999 ईस्वी में करवाया था। और धन्यदेव गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया। आराधना करते हुए अपने आप को खत्म कर लिया। आगे आते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए जो चंदेल के शासक था कौन? विद्याधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विद्याधर क्या कर दिया? कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि वो महमूद का बिना आक्रमण किए वो क्या कर दिया था? अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए उसको मार दिया। विद्याधर की विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था? तो कौन था? विद्याधर था। याद रखना है दोस्तों ये नाम। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे करवाया था? तो ये महोबा, महोबा बोले तो कालिंजर, वर्तमान समय का कालिंजर, पुराना नाम उसका महोबा था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन कौन? कीर्तिवर्मन ने कीर्तिवर्मन के राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र, नाम याद रख, कृष्ण मिश्र कौन? प्रबोध चंद्रोदय की रचना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया था? कृष्ण मिश्र किए थे, जो कीर्तिवर्मन के राजसभा में रहते थे। और इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे आते हैं। अल्लाउदल, अल्लाउदल, इनका नाम बहुत फेमस है इन दोनों आदमी का। अल्लाउदल नामक दो सेनानायक कौन? परम दिरदेव, परम दिरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ये दोनों का नाम बहुत फेमस है। कौन कौन? अल्लाह उदल का नाम फेमस है क्योंकि ये परम परम दिरदेव के दरबार में रहते थे और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में क्या हुआ था? अपनी जान गंवाए थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम परम दिरदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनस्थता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। याद रखना है दोस्तों कि 1202 में परमदीर देव ने अंतिम शासक रहा चंदेल वंश का,
और एक क्या करता है 1202 में, सॉरी 1502, 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनस्थता स्वीकार कर ली और उसके मंत्री अजय देव ने उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब चलिए आगे आते हैं अगले, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, इसको हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। तो चलिए हम लोग सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक को पढ़ते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़, कौन? अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तो सबसे पहला चीज कि सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक जो थे उनकी स्थापना कौन करता है? तो मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। सबसे पहले संस्थापक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो वंश का संस्थापक रहता है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अहिलवाड़ थी। कौन थी? अहिलवाड़ थी। कौन? अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किसका धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसके समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय में आक्रमण किया था। किसके समय में? भीम प्रथम के समय में। तो वहीं 1025 ईस्वी में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 1025। ठीक है दोस्तों, तो भीम प्रथम के शासनकाल में, किसके समय में? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रसिद्ध किसका मंदिर था? जैन मंदिर है। ये भीम प्रथम के सामंत बीमल ने क्या किया था? ये भीम प्रथम के सामंत थे बीमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। कौन था? सोलंकी का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध जैन विद्वान जो था हेमचंद्र, वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। तो हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वज की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया। ये जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, अरावली पर्वत पे, वो कह रहा है कि मंडप बनाकर क्या करता है, जय सिंह क्या करता है, एक मंडप बनाकर सिद्धराज के अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां की स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कह रहा है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण, किसका? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल, कौन? रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और सिद्धपुर के रुद्र महाकाल के मंदिर कहाँ? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो जयसिंह करवाया था। जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। कौन था? तो सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में सिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। और सोलंकी वंश के संस्थापक किसका पड़े थे? तो मूलराज प्रथम था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ थी। तो दोस्तों याद रखना है कि सोलंकी वंश के संस्थापक था मूलराज प्रथम, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। भीम द्वितीय एक सामंत लवन प्रसाद के गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया। भीम द्वितीय के एक सामंत ने, किसका नाम क्या था? लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया था। तब बघेल वंश की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और कौन किया था? तो भीम द्वितीय के एक सामंत था लवन प्रसाद, वहीं किया था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बघेल वंश का स्थापना किसने किया, तो एकदम याद होना चाहिए बघेल वंश की स्थापना लवन प्रसाद ने किया था, गुजरात वाला एरिया में। ठीक है दोस्तों, वो कौन था? तो भीम द्वितीय के सामंत था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। तो आप लोग को याद होना चाहिए, अगर पूछ दिया बघेल वंश का कर्ण द्वितीय, यही कर्ण द्वितीय था जो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक हुआ। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक हुआ कौन? कर्ण द्वितीय, और जो अलाउद्दीन खिलजी के सेना का मुकाबला किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। आगे है कलचुरी चेदी राजवंश। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल कोकल था। कौन था? कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। तो सबसे पहले चीजें चलिए हम लोग समझते हैं कि कलचुरी चेदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो कोकल था। कौन था? इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। सबसे पहले इसके संस्थापक पढ़ेंगे कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। तो कोकल था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। और बोलेगा कि गंगदेव, कौन? गंगदेव किस वंश से संबंधित था? तो कलचुरी वंश से संबंधित था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14 ऐसे राजा थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, 14 राजा थे। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम यही क्या किए? प्रारंभ किया इसको। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। कर्णदेव किस वंश से संबंधित था? तो कलचुरी वंश से संबंधित था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और क्या किया? त्रि त्रिकलिंगाधिपति, याद रखना नाम इसका दोस्तों, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। याद रखना है। तो पूछता है बार बार क्वेश्चन कि त्रिकलिंगाधिपति की उदाहरण उपाधि किसने धारण किया था? तो कर्णदेव किया था। कौन किया था? कर्णदेव ऐसा शासक था जो कलिंग पर विजय के प्राप्त क्या करता है? आपको त्रिकलिंगाधिपति की उदाहरण उपाधि धारण कर लेता है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। ये जो राजशेखर था, ये कलचुरी के दरबार में रहते थे। हम लोग ऊपर ही पढ़े इस चीज को। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है? सुसुदिया वंश। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, सुसुदिया वंश को भी। सुसुदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में दोस्तों, इसको एकदम याद रखना जरूरी है कि कौन ऐसे शासक थे जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। तो याद रखना है, सुसुदिया के शासक अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी कहते थे। और ये मेवाड़ की तरफ शासन करते थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी, सिसोदिया वंश की। राणा हम्मीर सिंह, याद रखना है इनका नाम। राणा हम्मीर सिंह ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर सिसोदिया वंश की सत्ता स्थापित किया। तो दोस्तों याद रखना है, राणा हमीर सिंह ने क्या किया? 1326 में, 13 दूना 26, तो 1326 में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर सिसोदिया वंश की क्या करता है? सत्ता की स्थापना करता है। इस वंश के प्रमुख शासक थे राणा हमीर सिंह था, राणा कुंभा था, राणा संगा था, राणा महताब महाराणा प्रताप था, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह इत्यादि थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है सिसोदिया वंश से संबंधित राजा कौन कौन थे? राणा राणा हम्बीर सिंह, राणा कुंभा, राणा संगा, राणा महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह और अमर सिंह, सबसे संबंधित थे। कह रहा कि इनकी कुल देवी
वान माता, याद रखना दोस्तों, इनकी कुल देवी वान माता यानी पांडु माता मानी जाती है। तो ये भी याद रखना है कि इनकी कुल देवी को वान माता या पांडु माता माना जाता है। कुल देवी को बाण माता या पांडु माता माना जाता है। अपने विजय स्तंभों के उपलक्ष्य में अपने विजय स्तंभों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। ये दोस्तों एकदम याद रखना है। कह रहा है क्या, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कुंभा ने करवाया था। कौन? विजय स्तंभ का कौन करवाया था? तो राजा कुंभा ने करवाया था, जो सिसोदिया वंश से संबंधित है। और कहाँ पे करवाया था? तो चित्तौड़ में। तो ये पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो चित्तौड़ में। किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, कह रहा है क्या, खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये दोस्तों बहुत जरूरी है। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे कि 1526 में इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच, सॉरी, इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, और उसमें फिर मुगल वंश की स्थापना होता है। उससे पहले क्या होता है? खतौली का युद्ध होता है 1518 में। ये दोस्तों याद रखना है, 1518 में खतौली का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ये दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आज क्या हुआ, आपको एंशियंट खत्म हो गया, प्राचीन भारतीय एंशियंट खत्म हो गया। अगले वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। और आज हम लोग का पूरा भारतीय प्राचीन इतिहास लूसेंट का कंप्लीट हो चुका है। और जितने आज तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के, जितने भी 27 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, 1 से लेकर 27, और 1 से लेकर 27 के टोटल जितने टॉपिक हैं 1 से 27 के बीच में, इस सब के क्या किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव 1 से 27 से जितने लुसेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, सबको एक ही वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक तो हम लोग प्राचीन भारतीय का इतिहास कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद जब पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग कितना चीज़ें याद है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। तो बहुत जल्दी दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा एक पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर भी, और पूरा हम लोग एंशिएंट का पूरा लूसेंट का पूरा एंशिएंट का पूरा क्वेश्चन को एक ही वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास शुरू होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो थोड़ा लंबा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि 1799 दुर्गा से पहले इसको कंप्लीट करना है। तब तक अपना तैयारी को आप लोग बरकरार रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने सेहत का भी ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।